एक ऐसा शख्स जिससे मुख्यमंत्री तक डरते थे। क्या आप जानते हैं कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की पावर क्या होती है? आप इतना समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य का मुख्यमंत्री है तो उस राज्य के विकास की नीतियों का निर्माता वो मुख्यमंत्री होता है। अपने मंत्री परिषद में किसे मंत्री रखना है, किसे निकाल फेंकना है, ये उसकी इच्छा अनुसार होता है। राज्य का पूरा कार्यभार मुख्यमंत्री के कंधों पर होता है। उसकी अनुमति के बगैर राज्य में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो सोचिए, एक मुख्यमंत्री एक राज्य का सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है। वहीं अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो आप समझ ही सकते हैं वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि बॉम्बे, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी जो ठहरी, लेकिन महाराष्ट्र का एक व्यक्ति था जिससे वहां का मुख्यमंत्री भी थर थर कांपता था, और वो थे महाराष्ट्र के बाला साहब ठाकरे। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने 50 सालों तक बिना चुनाव लड़े ही पूरी मुंबई पर राज किया। इन्हें महाराष्ट्र का टाइगर कहा जाता था, शेर कहा जाता था। कहते हैं कि जब भी ये शेर दहाड़ता था, अच्छों की हालत पतली हो जाती थी। मुंबई में इनका वर्चस्व ऐसा था कि बड़े से बड़े पावरफुल से पावरफुल लोग भी इनके घर पर आकर इनके सामने नतमस्तक हो जाया करते थे। यहां तक कि उनके विरोधी विपक्ष के लोग भी इनके घर आकर इनसे सलाह मशवरा लेने लगते थे। यानी कि आप समझ लीजिए, एक समय ऐसा था जब महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ बाला साहब ठाकरे की तूती बोला करती थी। बाला साहब ठाकरे का पूरा नाम बाल केशव ठाकरे था। बाला साहब ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1926 को पुणे में हुआ था। ये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और इनके पिता का नाम केशव सीताराम ठाकरे था। इनकी माता का नाम रमाबाई था। वो कहते हैं ना, आप जैसा बोगे वैसा काटोगे, और ठीक बाला साहब ठाकरे के साथ भी ऐसा ही हुआ। बाला साहब ठाकरे के पिता मराठियों के बहुत बड़े समर्थक थे। बचपन से ही बाला साहब ठाकरे ने अपने पिता को मराठियों का समर्थन करते हुए देखा था और इसीलिए वो भी उस राह पर निकल पड़े। बचपन से ही उन्होंने देखा था कि किस तरीके से महाराष्ट्र में मराठियों को दबाया जाता था। उन्हें नौकरी नहीं मिलती थी। इसी बात को लेकर बाला साहब ठाकरे हमेशा से ही मराठियों के राइट्स के लिए, उनके हक की लड़ाई लड़ते थे। बचपन से ही बाला साहब ठाकरे एक बेहतरीन कार्टूनिस्ट थे। जब उनके पिता ने उनकी इस कला को देखा तो उन्होंने बाला साहब को और प्रोत्साहित किया। इसके बाद उनके कार्टून टाइम्स ऑफ इंडिया के संडे एडिशन में छपने लगे और आखिरकार 1960 के वक्त उन्होंने फैसला कर लिया कि ये अब किसी दूसरे न्यूज़पेपर या मैगजीन के लिए कार्टून नहीं बनाएंगे। इसीलिए इन्होंने अपने भाई श्रीकांत के साथ अपना एक वीकली कार्टून मैगजीन मार्मिक शुरू किया। उनके हर कार्टून मराठियों को सपोर्ट करने के लिए होते थे। वो अपने हर कार्टून में ये दर्शाते थे किस तरीके से मराठियों को अपने ही राज्य में और रोजगार नहीं दिया जा रहा और कैसे उन्हें पीछे धकेला जा रहा है। असल में वो अपने कार्टून के माध्यम से मराठियों के सपोर्ट में एक मूवमेंट शुरू करना चाहते थे और शुरू कर भी दिया था उन्होंने। लेकिन थोड़े दिनों बाद उन्हें समझ आ गया कि इस तरह से कार्टून छापने से उनका मूवमेंट आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए 19 जून 1966 के दिन उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा शिवसेना। उनकी ऑर्गेनाइजेशन छत्रपति शिवाजी के आदर्शों पर काम करती थी। इस ऑर्गेनाइजेशन के बनने के बाद मराठियों को समझ में आने लगा कि कोई है जो उनका सपोर्ट कर रहा है और उनके लिए इतना ज्यादा काम कर रहा है, और इसी को देखते हुए उनकी ऑर्गेनाइजेशन को मराठियों का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलने लगा। एक होने लगे महाराष्ट्र के मराठी, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि बाल ठाकरे उनके पीछे खड़े, उनके दुख दर्द मिटाने के लिए, उनकी हक की लड़ाई की मशाल अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ने के लिए। उन्होंने इस तरह से पूरे महाराष्ट्र में 70 शाखाएं खोल डाली शिवसेना की। यानी कि ऐसा समय ला दिया था बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र में कि महाराष्ट्र के घर घर में शिवसेना का परचम लहरा रहा था। हर घर में एक शिव सैनिक था। इतना जबरदस्त सपोर्ट देखते हुए उन्होंने 1966 के वक्त अपनी सबसे पहली रैली शिवाजी पार्क से निकाली, और आप यकीन नहीं करेंगे कि उनकी पहली रैली में ही लाखों लोग शिरकत करने पहुंच चुके थे। इस रैली में उन्होंने टारगेट किया था साउथ इंडियन और गुजरातियों को, और इनका नारा था लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ, क्योंकि महाराष्ट्र में उस वक्त ऐसा था कि साउथ इंडियन और गुजरातियों को महाराष्ट्र में अच्छी नौकरियों पर रखा जा रहा था और मराठियों को उनके नीचे दबाया जा रहा था। छोटी पदवी दी जा रही थी मराठियों को। यही बात बाला साहब ठाकरे को मंजूर नहीं थी। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले साउथ इंडियन और गुजरातियों को टारगेट बनाना शुरू किया।
कुल मिलाकर उनका यह टारगेट था कि मराठी मानुष जो जिस धरती का है, महाराष्ट्र की धरती पर अपना खून पसीना बहाने वाले मराठी नवयुवकों को उनका हक मिले, उन्हें नौकरी मिले। धीरे धीरे उन्होंने दक्षिण भारत के लोगों का विरोध करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि मुंबई में दक्षिण भारत के लोग लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे अपने पैसे, अपने रुतबे, अपने रसूख के चलते, और इसीलिए उन्होंने बिहारियों का विरोध करना भी शुरू किया। और धीरे धीरे उनका यह आंदोलन धीरे धीरे बड़ा होता गया। शिवसेना के कार्यकर्ता अब हर ऑफिस में तोड़फोड़ मचाना शुरू कर चुके थे। जहां पर गुजराती, बिहारी या साउथ इंडियन लोगों का वर्चस्व था, जहां पर मराठियों के साथ कुछ गलत होता था, वहां बाला साहब ठाकरे खड़े हो जाते थे। इसी वजह से उन्हें मराठियों का सपोर्ट मिलने लगा। अब तो हालात ऐसे हो गए थे कि शिवसेना के ऑफिस में हर रोज मराठियों का तांता लगा रहता था। वो अपना नाम पता लिखवा कर वहां से चले जाते थे सिर्फ इसलिए कि वो बेरोजगार थे, उन्हें नौकरी की जरूरत थी। धीरे धीरे बाला साहब ठाकरे का ऑर्गेनाइजेशन बढ़ते चला गया, लेकिन अपने इस आंदोलन की वजह से उन्हें कई बार गिरफ्तार भी कर दिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद मुंबई में जनाक्रोश इतना ज्यादा बढ़ गया था कि पूरी मुंबई इस आंदोलन से जलने लगी थी। पूरी मुंबई में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थी, लगातार बढ़ती जा रही थी ऐसी घटनाएं। पब्लिक का सपोर्ट बाला साहब ठाकरे के साथ था। पुलिस प्रशासन से लेकर हर कोई इस हिंसा को रोकने में विफल हो चुका था, और आखिरकार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को बाला साहब ठाकरे से हाथ जोड़कर अपील करनी पड़ी कि ये सब रुकवाइए। अब जाकर बाला साहब ठाकरे की आवाज पर सारी हिंसक घटनाएं रुक गई। अब तो ऐसा हो गया था कि पूरे महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे की तूती बोलने लगी थी। जब कभी भी वो भाषण देने जाते थे, उसकी तैयारी पहले से नहीं करते थे, भले ही उनके सामने उनके लाखों समर्थक ही क्यों ना हो। वे उसी वक्त जो कहना होता था वो दिल से कहते थे और लोग उन्हें जमकर सुनते थे। इसके बाद वो वक्त आ गया जब बाबरी मस्जिद गिरी, और इस समय बाला साहब ठाकरे बाबरी मस्जिद के गिरने पर उसका समर्थन करते हुए नजर आए थे। लोग ये कहने लगे कि बाबरी मस्जिद को गिराने का काम शिवसेना ने किया है, और उनका कहना था कि अगर ऐसा है तो उन्हें शिवसैनिक होने पर गर्व है। इसके बाद 1992 के समय मुंबई में राइट्स होने लगे। 93 के वक्त मुंबई में ब्लास्ट हुआ। इस वक्त उन्होंने मुस्लिमों को टारगेट करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि ये सारा काम उन्हीं का है, और उनके सिर्फ इतना कहने पर दंगे और बढ़ते चले गए। मुंबई फिर से चलने लगी थी, और इसी तरह की सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने के लिए उन्हें फिर से अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन इस वक्त तक उनका पावर महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। उन्हें अरेस्ट करके ले जाने में अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती थी। पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को लाखों लोगों का सामना करना पड़ता था। इस तरह के मामलों में उनकी कई बार गिरफ्तारी हो चुकी। उनकी कई बार गिरफ्तारी हुई, लेकिन उन्होंने कभी भी मराठियों का हाथ नहीं छोड़ा, और हमेशा से ही वो मराठियों के हक के लिए लड़ते रहे। बाला साहब ठाकरे को लेकर 1990 के वक्त एक और घटना सामने आई। 1990 के वक्त आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रियों को धमकी दी थी कि अगर जो कोई भी अमरनाथ यात्रा पर जाएगा उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस बात पर बाला साहब ठाकरे ने जवाब दिया था कि हज के लिए मुंबई से 99% फ्लाइट जाती है, और हम भी देखते हैं कि यहाँ से कैसे लोग हज करने के लिए निकल पाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उनके इस बयान के बाद अगले दिन से ही अमरनाथ यात्रा शुरू कर दी गई थी। आखिरकार 17 नवंबर 2012 को बाला साहब ठाकरे का निधन हो गया। कहते हैं कि मुंबई कभी रुकती नहीं, लेकिन ये वो दिन था जब पूरी की पूरी मुंबई थम गई थी। पूरी की पूरी मुंबई को छावनी बना दिया गया था। हर तरफ पुलिस फोर्स, हर तरफ आरपीएफ के जवान मौजूद थे। भीड़ इतनी थी कि लग रहा था कि पूरा का पूरा महाराष्ट्र उनके अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने आ गया है। आपको बता दें कि बाला साहब ठाकरे की अंतिम विदाई 21 तोपों के साथ दी गई। सबसे बड़ी बात यह थी कि 21 तोपों की सलामी देश के सबसे बड़े नेता को मिलती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बाला साहब ठाकरे राजनीति में ज्यादा दिन तक नहीं रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। भले ही आज बाला साहब ठाकरे नहीं है, लेकिन आज उनके वंशज उद्धव ठाकरे उनके द्वारा बनाए गए शिवसेना को अच्छे तरीके से संचालित कर रहे हैं। आज वो भी मराठियों के हित के लड़ते आ रहे हैं, और आज वो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उसी शख्स के बेटे जिनसे उस वक्त का मुख्यमंत्री डरता था। तो ये थे बाल साहब ठाकरे। आशा करते हैं वीडियो आप सबको इतिहास के झरोखे से कुछ बेहतरीन पल दिखाने में कामयाब हुई होगी। अगर हुई तो इस वीडियो को अपने तक सीमित न रखें, इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।